नमस्ते। आज हमारा मेजर टेस्ट 2 है। तो पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक आज के टेस्ट के लिए। और दूसरी ये कि ये टेस्ट जो है वो कुछ घंटे पहले आपके ऐप में अपलोड हो गया है, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि टेस्ट पहले अपलोड क्यों नहीं किया, ये वो तो कल कारण बताया था। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि पहले यूट्यूब पे कराइए, तो वो पहला वो जो एक टेस्ट था वो यहाँ करा दिया, उनकी भी बात मान ली। और आज जो है वो सारे के सारे ये वाले जो टेस्ट है, आज का टेस्ट पेपर ऑलरेडी ऐप में क्या हो रखा है, अपलोड हो रखा है। देखो हम आपके लिए हैं, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो आपके लिए ही चलाया गया है। तो थोड़ा धीरज रखिएगा, ठीक है। धीरज की बहुत आवश्यकता है, बिना पेशेंस के कोई काम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो इस समय ज़्यादा हाइपर ना हो, आराम से टेस्ट दे देना उसमें। और अभी आप क्या देख लीजिए, सारा का सारा सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आइए चलते हैं। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा आज के एक्सप्लेन करना होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि ये इजी क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है और टेस्ट पेपर में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें इस बात का। तो चलो आज का टेस्ट शुरू करते हैं, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल तनाव मत लो। फर्स्ट पेपर में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको लिखो, रिवाइज करो और मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मैं आपको क्या बता सकूं, आंसर बता सकूं। तो सही आंसर बता दूं आपको पहले क्वेश्चन का, कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन रेड से तो ये ब्लू से। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो आपको बताना होगा कि मेमंद आभूषण कहाँ पहनते हैं। तो आलिया भट्ट का मैरिज देखा था क्या अभी, आलिया भट्ट ने मेमंद को बहुत पॉपुलर बनाया है। तो मेमंद का आभूषण पहना जाता है आपके सर पर। कहाँ पहना जाता है, सर पर। चलो अगला, इस सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे जो लाल भूरे रंग के थे। यहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन होता था। 6 चूल्हे मिले तथा चूल्हे भट्टी के आकार के मिले। यह किस सभ्यता की बात हो रही है। तो आपको हिंट दिए गए हैं। पहला हिंट आपको यहाँ दिया गया है, दूसरा हिंट आपको यहाँ दिया गया है। अगर तीसरा हिंट आपको नहीं भी आता तो इन 2 हिंटों से काम हो जाएगा। और आज सीख लीजिए, ये पेपर में सबसे महत्वपूर्ण ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब इसका आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आहड़। चले अगला, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो कौन से वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है ये, सही आंसर बताऊं। तो इसका सही आंसर है चौहान। कौन है, चौहान। फिर अगला क्वेश्चन पढ़े, राठौड़ रतन सिंह महेश दासो त्रिवचनिका की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर क्या होगा, खिड़िया जग्गा। तो जिसका भी आंसर खिड़िया जग्गा है उसका आंसर क्या है, सही है। अगला देखो, असुमेलित का चयन करें। जो गलत मैच है आपको उसको पकड़ना होगा। 4 किसान आंदोलन दे रखे हैं, साथ में आपको क्या दे रखे हैं, नेता दे रखे हैं। तो आपको ये पकड़ना होगा कि कौन सा नेता जो है वो गलत मैच है। तो गौर से देखो इसको और आंसर बता दूं। ये देखो, मोतीलाल चौधरी और मथुरा दास, ये नहीं है, डाबी वाला गलत है। तो डी जो है वो क्या है आपका, गलत है। अगला, राव मालदेव। राव मालदेव से संबंधित असत्य कथन ढूंढना है आपको। तो पता है ये वही क्वेश्चन है, जैसे ये वो क्वेश्चन है जहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बी अवेयर रहना है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आज से सीखोगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो, मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के छोटे पुत्र थे। आप सोचोगे कि यहाँ गलती होगी, उसने सबसे इजीएस्ट चीज को क्या कर दिया, सबसे डिफिकल्ट कर दिया। छोटे पुत्र नहीं थे वो, कौन से थे, बड़े पुत्र थे। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ए। आगे चले अगला क्वेश्चन, महाराजा राय सिंह बीकानेर से संबंधित सही कथन है। अब फिर से पढ़ो सारे के सारे ऑप्शंस को और जवाब दो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और जिनके कल गलतियां हुई है, मैंने कमेंट बॉक्स, मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा ही देख पाई। कुछ लोगों की गलतियां हुई है, कुछ को पॉलिटी का पेपर टफ लगा है। तो देखो पेपर का लेवल ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें टफ होती है, कुछ चीज़ें ईजी होती है, उसमें से आपको नंबर निकालने होते हैं। तो जिसको पॉलिटी टफ लगी है वो वही पेपर को रीविंड करके देखे और उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करे और याद करके पेपर में जाए, ताकि अगर वहाँ से कुछ भी बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में ना।
अब इसका आंसर बताऊं क्या होगा कि महाराजा रायसिंह से संबंधित सही कथन है। तो महाराजा रायसिंह से संबंधित ये सारे कथन क्या है, सही है। चले आगे। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 10.41। कितना होगा? 10.41। चलो, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन देखो, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी इसका। तो कौन सुमेलित नहीं है आपकी? गंभीरी और मेशवा, ये सुमेलित नहीं है। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर, ढंग से पढ़ना, उसने क्या पूछा है? संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? वो ये पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम किस में है, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन है। तो सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर। चलो अब इसको भी मैच करो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी क्या एक्सप्लेनेशन दूं अब आपको, पहले भी सॉल्व कराया है। तो सीधा 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का आंसर में होगा 3rd वांगड़। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर को बोलते हैं भौमट। आबू पर्वत खंड को अर्बुद, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को क्या बोलते हैं आपका? हाड़ौती। तो 3142। ठीक है, चले। हाँ, जनगणना 2001 एवं 2011 के बीच राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो राजस्थान में कौन से जिले हैं जिनमें लिंगानुपात में कमी आई है? आंसर दो कि वो कौन से जिले हैं जिनमें लिंगानुपात कम हुआ है। तो वो पेयर कौन सा है? आंसर बताऊं, राजसमंद और चूरू। कौन से हैं वो पेयर? राजसमंद और चूरू। चले, किसी की गलती हुई है तो अभी लाइव चैट में टाइप कर दो कि पहले तेरा क्वेश्चन में ये एक गलत है, उसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। फिर देखो, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये आपका स्टेटमेंट है, और वो रीजन में बता रहे हैं कि जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। हाँ भाई, जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता है। अब उसके अनुसार चारों ऑप्शन को देखकर सही आंसर बताओ। आप बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो सही आंसर बताऊं आपको क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एस और आर दोनों सही है, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है। फिर चलो आगे। अब देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है और फिर आपको मैच करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, पहले मैच कर लो फिर बताती हूँ। सही आंसर बताऊं इसका क्या होगा? बहुत इजी है आपका। डी भरतपुर है, कोलायत बीकानेर है, सोनी जी की नसिया अजमेर है, और पांडुपोल अलवर है। अभी पता है सुप्रीम कोर्ट ने ना पांडुपोल अलवर के मंदिर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को कहा है कि आप प्लीज क्या करें, लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना, वो पांडुपोल हनुमान मंदिर दोनों आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर उठा ले क्वेश्चन को। तो देखो 4321 जिसमें है ना, वो सही आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण और प्रमुख कारक, यही 2 क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना है। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बॉक्स में बंद करेंगे और उसी को देखते हुए क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। इससे गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी और आंख होते हुए भी आप अंधे नहीं बनोगे, जिसको बोलते हैं गंधारी। ठीक है, चलो देखो, बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। तो कौन सा सही आंसर होगा? ये। कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होना जरूरी है। ठीक है, चलो, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये भी इजी है क्वेश्चन, तो बताओ आंसर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। कौन सा होगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। चलूं अगला, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिलों में फैला है? तो मेवात विकास कार्यक्रम कितने जिलों में फैला है? आंसर बताऊं सही, 2, अलवर और भरतपुर में। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। आपको ध्यान से क्या करना होगा? स्टेटमेंट रुक कर
पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो पहले पढ़ लो, कथनों पर विचार कर रहे हैं। अब सारे कथन पढ़ो, फिर नीचे बक्से में बंद करो, आपको गलत कथन पकड़ना है। तो अब पढ़िए, आराम से पढ़िए। एक ही ऐसा स्टेटमेंट है इन चारों में, या एक से ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर होगा, यहाँ देखो, दारा। ये भी ब्रेन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है। दारा ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, नहीं भेजा था, फिफ्थ गलत है। और फिफ्थ ही गलत है, और फिफ्थ ऑप्शन कहाँ दे रखा है आपका, सीधा का सीधा सी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये टेक्निक आपको सीखनी होगी इन 10 दिनों में मेरे साथ, ताकि एग्जाम में इस बार आप सिर्फ इसलिए नहीं रहो, या आपको ये जो 40% का क्राइटेरिया कर रखा है ना, ये सोच समझ कर किया गया है। 40% का क्राइटेरिया का मतलब है कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना आना चाहिए, तभी 40% कवर हो पाएंगे, वरना नेगेटिव से 40% चले जाएंगे आपके। कोई नहीं, सब ये बताते हैं 40% लाना अनिवार्य है, 40%। कोई ये नहीं बताता कि इस 40% के पीछे माइंड क्या है। उनको पता है ये 40% लाने डिफिकल्ट है, क्योंकि साथ में क्या लग रखी है, नेगेटिव। तो स्कोर तो अप करने की छोड़ो, लोगों के ये पंगे पड़ जाते हैं कि उनके 40% ही नहीं आते। और ये 40% लाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एग्जाम को सॉल्व करने की टेक्निक। तब आपके नेगेटिव कम होंगे और आपके 40% आएंगे। ठीक है, यही हुआ था बेसिक कंप्यूटर के अंदर के जिसके 40% आया उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखो, कल दक्षिणी गोलार्ध था, आज क्या लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो पहले तो उत्तरी गोलार्ध को बोल्ड करो, फिर कौन सी पवने पूछ रहे हैं आपको, व्यापारिक पवनों की दिशा कौन सी होगी। तो ये भी इजी है क्वेश्चन। तो सही में इसका उत्तर बताओ मुझे कौन सा होगा। उत्तरी गोलार्ध में होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। फिर देखो अगला भी क्वेश्चन इजी है, 21। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग के गैंडे के लिए। चलो फिर से क्वेश्चन याद करो, नीचे दी गई कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ढंग से सॉल्व करना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ाओ और फिर यहाँ देखो क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो आपको सही उत्तर चुनना होगा, तो सही उत्तर को चुनिए के अनुसार आंसर क्या होगा बताऊं। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 सही है। मतलब चेन्नई में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, कहा था मैंने आपको, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे चेन्नई में बारिश होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुंबई में परिवर्तनशीलता अधिक है, चेन्नई से उल्टा लिखा हुआ है। अगला देखो, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। तो अब बताओ कि अंडमान निकोबार में अगर साइक्लोन बन रहा है तो कौन से जगह के आप अधिकारियों को सबसे पहले सूचना भेजेंगे। तो आंसर दें इसका। तो सबसे पहले सूचना किसको भेजी जाएगी, कोलकाता को। किसको भेजी जाएगी, कोलकाता वालों को। ठीक है, रंगून वालों को नहीं। चलो, रंगून दूर पड़ता है, पहले कलकत्ता पहुंचेगा। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो वो कौन सा ईयर है जिसको जनसांख्यिकी विभाजन का ईयर कहते हैं। सही आंसर दीजिए आप इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1921। पता है क्यों, क्योंकि सिर्फ एक यही साल है जिस वक्त भारत की जनसंख्या घटी थी। इसके बाद तो ऐसी बढ़ी है कि हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे। मतलब हम कहाँ फर्स्ट आए हैं जनसंख्या में। चलो, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो अब बताओ महान सीमा भ्रंश किसको किससे अलग करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके, महान सीमा। अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर कोई देखे तो उसके लिए मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक से लघु हिमालय। ठीक है, इसको अलग करता है। चलो अगला देखो, भारत की सबसे लंबी सीमा, ये भी इजी है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो देखो किस देश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। तो बताऊं आंसर, बांग्लादेश के साथ 4000 समथिंग है। ठीक है, फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। अब बताओ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। इसके हिसाब से अगर वो डायग्राम याद है तो आपको ये डायरेक्शन पकड़ने में, अपनी रूठी रानी है ना, ऑस्ट्रेलिया रूठ गया था, भारत ने साथ छोड़ दिया था, तो ये रूठी रानी बन गई थी और रूठी रानी बन के दक्षिणी गोलार्ध में बैठ गई थी। तो आपको डिवाइड करना है ऑस्ट्रेलिया को,
और ये जगह क्वींसलैंड है और क्वींसलैंड में ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है, तो डायरेक्शन वाइज ये हिस्सा कौन सा हुआ? पूर्वी कोस्ट, ईस्ट कोस्ट कौन सा हुआ? ईस्ट कोस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे क्वींसलैंड में, कौन से लैंड में? क्वींसलैंड में। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखो भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, तो अब आपको क्या करना है? सही मैच करना है कि किन से जुड़ी हुई है। किसी एक को बाहर निकालो। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक खेती, वनों की कटाई, अतिचारण, कौन से होंगे या सारे ही सही है? तो 28 का आंसर बताएं मुझे आप लोग कि 28 का आंसर क्या होगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑल, 1 2 3 4 ऑल। हाँ, अब आया टफ क्वेश्चन। देखो इस बार ऐसा पेपर सेट किया हुआ है जिसमें सीरीज ऑफ, पता है क्या है, इजी क्वेश्चन है पहले, मतलब पहले वो आपको खुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले आपको खुश, तब आप खुश हो जाओगे और खुश होकर आपसे सारे के सारे आप क्वेश्चन कर लोगे। तब आप जैसे ही खुश होगे ना, वैसे ही आप कुछ क्वेश्चन में इनएक्टिव हो जाओगे, और जैसे ही आप इनएक्टिव होगे आप क्या करने शुरू करोगे? नेगेटिव, और फिर वो लीक चलती रहेगी। अब देखो पहला ब्रेक आ गया है आपका, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आपने ये खुशी ले ली ना कि मुझे ये आ रहा है, उसी वक्त गड़बड़ हो जाती है। आपको बैलेंस रखना होगा, चाहे आपको 4-6 लगातार 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी सेम पोजीशन में रहना है, चाहे आपको 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी उसी जोश में रहना है। आपको अपने मोड को नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सही करवा के आपको कॉन्फिडेंस दे देगा और फिर आगे के क्वेश्चन इतने टफ देगा कि आप चिंतित हो जाएंगे, और जैसे ही आप टेंशन में आएंगे, प्रेशर लेंगे, आप गलती करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये है। अब अगर आप उस समय एग्जाम में बैठे और आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है ना, इसको छोड़ आना। लेकिन अभी तो हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ना, तब हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये देखो, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो कथन पूछ रहे हैं कौन से सही है कौन से नहीं है। तो आपको सही आंसर क्या करना है, इसका बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ढंग से पहले क्या पढ़ो, सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ो और फिर क्या दो, आंसर दो। इसलिए मैं थोड़ी सी पीछे हट गई थी ताकि पूरे आपको स्क्रीन पर क्या दिखे, आराम से आपको सारे के सारे स्टेटमेंट दिखे। तो बताऊं इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखना इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। मतलब जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, उसके बाद और उस दिन की जो कार्यसूची है, जो शेड्यूल शुरू करनी है, उससे पहले जो बीच का टाइम होगा ना, उसमें प्रस्ताव पेश होगा। फिर अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, क्या देनी होगी? लिखित में सूचना देनी होगी। और इस बार आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारी विधानसभा पर संकट आया था। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना अच्छे से और बिल्कुल ढंग से तैयार करके ही एग्जाम में जाना। चलो अगला, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? अब देखो इजी क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो कौन है ये व्यक्ति? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। चले अगला, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? गौर से पढ़ो, वो ये पूछ रहा है कि कोई भी प्रकार का, अगर आपका प्रजामंडल आंदोलन भी हुआ है ना, तो उसमें भी वो आदमी क्या नहीं रहा हो, एक्टिव नहीं रहा हो, या अगर आपकी जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें भी वो किसी प्रकार का क्या नहीं रहा हो, मिनिस्टर नहीं रहा हो। तो ऐसे दो व्यक्ति कौन है? आंसर दीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊं इसका। किसका सही आंसर 31 का क्या होगा? तो 31 का सही आंसर बताऊं मैं आपको, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ, जय नारायण व्यास और भैरव सिंह जी शेखावत, ठीक है। ये नहीं थे, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया थे और बरकतुल्ला खां भी थे। चलो, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब फिर से आ गया। अब देखो ये भी है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर उस वक्त ऐसे ही क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर आ जाएं और आपको ना पता हो कि क्या है क्या नहीं है, छोड़ कर आ जाना। पर अभी तो क्या करो, समझो, क्योंकि ये नेगेटिव करवा देते हैं। अगर ऐसा का ऐसा आ जाए तो करके आ जाना। अगर ये मॉडिफाइड होकर आए और आपको उस वक्त कोई आइडिया नहीं है, तो आप क्या करना, उस क्वेश्चन को लेफ्ट करना, ताकि आप नेगेटिव से मार नहीं खाएं और वो 40% के
जादुई आंकड़े को आप छू ले, जैसे कि विधानसभा में जादुई आंकड़ा होता है ना बहुमत का, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन में भी एक मैजिक नंबर है, एक जादुई आंकड़ा है, और वो कौन सा है, 40% का है। एकदम बिल्कुल वो चुनाव वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया केपीयू मेनन मैच है, बरकतुल्ला आर डी माथुर, यही गलत है, इनके टाइम आर डी माथुर नहीं थे, इनके टाइम थे सुंदर लाल खुराना। नोट कर लेना नाम कौन थे, सुंदर लाल खुराना। ठीक है, ये थे, तो सही आंसर क्या होगा, बी। चलें आगे। जिस चीज को अब देखो फिर से क्वेश्चन क्या आया, टफ। अब ढंग से क्वेश्चन को क्या करो, पढ़ो, आराम से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन से कार्य, पहले तो देखो हिंदी से ही इतना टफ बनाया, कार्य लिख सकते थे ना, पर ड्रामा करना होता है एग्जामिनर ने तो दुनिया भर का पेपर में, तो कार्य की जगह क्या लिखा, कृत्य। तो अपन लिखते हैं कि कौन से काम भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। तो अब बताओ, पढ़ो इसको और ढंग से बताओ कि कौन से काम हैं और कौन से काम नहीं है। तो 33 नंबर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ढंग से इसका आंसर देना। तो आंसर बताऊं, अब देखो मंत्रिमंडल है तो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्याओं पर विचार करेगा। देखो कई बार कॉमन सेंस का इस्तेमाल लो, अभी मणिपुर वाला मामला चल रहा है, राज्य से संबंधित है लेकिन केंद्र सरकार की कंसर्न चल रही है ना, तो पहला सही है बिल्कुल। दूसरा, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल करते हैं ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर। फॉर एग्जाम्पल राजनीतिक मामला उठाओ, रूस और यूक्रेन है ना, उन दोनों की राजनीति, उन दोनों की लड़ाई चल रही है, उन दोनों की राजनीति का प्रॉब्लम है, हम भी सोच रहे हैं ना कि हम भाग लेंगे या नहीं लेंगे। फिर आर्थिक, अभी अमेरिका में मंदी आ रही है, लेकिन इंडिया को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि अमेरिका की मंदी से इंडिया की मंदी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भी मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन डिसीजन लेने पड़ेंगे, निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, सही है। इसलिए कहती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, और जब मैं अगस्त में, आप लोगों ने अगर बहुत चाहा, बहुत प्यार दिया, अगर आपकी बहुत बड़ी डिमांड आई, तो मैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, जिससे पढ़ के बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे भी हैं, तो फिर मैं आपको उस मोड से पढ़ाऊँगी भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात ये है, निःशुल्क। विदेशी मामलों में संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित ना होती हो। हाँ, विदेशी मामलों के कुछ ऐसे विषयों पर क्या करना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। तो कौन से कथन आपके सही है, जिस पर ये क्या करती है, काम करती है, वो है तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अब देखो एग्जामिनर ने पहले 20 क्वेश्चन तक एकदम इजी क्वेश्चन दिए, फिर 1 बाय 1 क्या करा, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का टफ, फिर इजी, फिर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का टफ, एक इजी। इससे क्या किया उसने, आपके ब्रेन को हिला दिया। अब अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंस गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगी कि आप इजी क्वेश्चन को गलत कराएंगे, और जैसे इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे दो चीज़ें होंगी, एक आप 40% के आंकड़े से दूर होंगे, नेगेटिव करके कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। बस यही वो है आपके प्रश्नों का उत्तर कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गलतियां मेरे साथ इन 10 दिनों में नहीं करनी है। आपको अगर टाइम निकालना पड़े तो निकालें और ये क्लास देखें, और क्लास देखकर ये तय करें कि इस बार हम ये गलती पेपर अटेम्प्ट करने की बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना इतना अच्छा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, तो कौन है उदयपुर के सभापति, आंसर बता दूं, ये है राजस्थान के राज्यपाल। चले, हाँ, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब हमें वो पकड़ना है जो कि गलत है। फिर से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कोर फैक्ट का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में मुख्यमंत्री की पर्सनल इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे लिख लेना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आज आप जब खुद रिवाइज करने बैठेंगे तब मुख्यमंत्री की, कोई भी मुख्यमंत्री जो यहाँ लिखे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिनके डिसीजन इम्पोर्टेंट है या जिनका कार्यकाल इम्पोर्टेंट है, उनके पर्सनल इन्फो को रिवाइज करेंगे। आज का आपका हिंट है ये। हो सकता है कि वो इस साल क्या कर ले, 30 जुलाई को आपको उसके पर्सनल इन्फो में से कुछ पूछ ले, और ये पर्सनल इन्फो से ही पूछा गया क्वेश्चन है। पर्सनल इन्फो मतलब उसकी निजी जिंदगी की जानकारी है कि भाई वो कहाँ का राज्यपाल रहा, नहीं रहा। ठीक है, अब उसके राज्यपाल बनने से हमको तो राजभवन में आनंद नहीं आएगा ना, हम तो पेन ले रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, है ना, वो तो मस्त आनंद लिए थे और हम पेन ले रहे हैं। चलो,
राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद राज्यपाल के पद पर कार्य किया। तो देखो पहला ऑप्शन है, आपके पास सारे ऑप्शन है, आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर बताएं इसका, पूरे इस क्वेश्चन का ढंग से। तो आंसर बता दूं आपको कि कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा कि जो गलत मैच है वो है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी त्रिपुरा के नहीं रहे थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के रहे, 3 जगह के रहे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के रहे, ठीक है। जगन्नाथ पाड़िया बिहार के रहे थे। किसके रहे थे? जगन्नाथ पाड़िया बिहार के रहे थे। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हरिदेव जोशी है वो असम के रहे, मेघालय के रहे और पश्चिम बंगाल के रहे। किसके रहे? पश्चिम बंगाल। तो आज आप एक काम करेंगे, आप जब भी खुद से रिवीजन करने बैठेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री है, मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी भी है, शिवचरण माथुर भी है, जगन्नाथ पाड़िया भी है, इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ढंग से याद करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। चलो अगला देखो, निम्नांकित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो इसका भी सही आंसर बताए। मैंने जो पंचायती राज की क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो प्लीज मुझे सही आंसर बताएं इसका। तो इसका सही आंसर होगा 2000, सन 2000। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको नहीं याद आया ना अगर 37 नंबर क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और मैंने ऐसे मूड बना के आपको ये पेपर में क्वेश्चन कराया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? अलेक्जेंडर मूडी मैन, ठीक है। चलो अगला, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव और संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? देखो आज ये स्टेटमेंट किसी ने बहुत पहले बोला है, लेकिन आज ये बिल्कुल सही है। आप देखो मणिपुर की घटना जो है वो ना तो विचारात्मक है, ना राजनीतिक है, ना आर्थिक है, वो बेसिकली कौन सी है? सांस्कृतिक है। 2 एथनिक ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर एज इट इज उठा ले और आपको दे दे एग्जाम में, रिलेवेंट है इसीलिए पूछा गया है। तो आंसर बताऊं इसका, याद रखना इसको, सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था। ये हट्टे कट्टे आदमी थे सैमुअल, उन्होंने कहा था मणिपुर की घटना से, याद रखना, विचारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक ना होकर कैसे होंगी लड़ाइयाँ? सांस्कृतिक होगी, ठीक है। अगला देखो, भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? मतलब एक राष्ट्रपति जो जिसको हमने एक बार एक्टिंग कराया, कार्यवाहक नियुक्त किया है। कोई दूसरा भी चुनकर आ रहा है, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? कार्यवाहक। या पहले वाले जो चुनकर राष्ट्रपति आए थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो हमने कौन सा राष्ट्रपति बनाया है? कार्यवाहक। वो राष्ट्रपति भारत के पीएम को शपथ दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री कौन है जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति ने दिलाई? तो वो प्रधानमंत्री हैं आपके मोरारजी देसाई, यानी कि मोरारजी देसाई को किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे। चलो, ग्रीन पीस, इंपॉर्टेंट, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपको आंसर देना होगा 40 नंबर। देखो अगर किसी को मान लो इतने सारे संगठन हैं, याद नहीं आए, तब क्या करे? छोड़ देना, तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर वो तुक्का गलत हुआ या आपका वो प्रोबेबिलिटी का एस्पेक्ट गलत हुआ तो आप नेगेटिव लेके उठोगे। और इस बार ध्यान रखना, आपको जादुई आंकड़े को छूना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो आप वो कर देते हो ना कि ठीक है लगा देते हैं, क्या आपके हाथ रुकते नहीं है, रोक लेना हाथों को, वरना ये मैजिक नंबर आप छू नहीं पाएंगे। फिर चाहे हिंदी का पेपर या अपने सब्जेक्ट का पेपर आपने मर्जी है जितना अच्छा करा हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो अभी फिर से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना कि ग्रीन पीस संगठन जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1971 में हुई है, वैंकूवर कनाडा में। कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा, ठीक। चलो, किस समिति या आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का
समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी समिति है, वो कौन सा कमिटी है जिसने ये कहा है कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये कहने वाले पता है कौन थे? राजा मन्नार कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? राजा मन्नार कमेटी। चले, हाँ, यदि किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, है ना, कल आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी करा था, हंसी आती है उस पर। ठीक है, तो ये कौन सा है? अनुच्छेद सी 315। तो अब याद रखना 315 अनुच्छेद इज इक्वल टू होता है एक बनाओ यूपीएससी और प्रत्येक स्टेट में बनाओ एसपीएससी, या ऐसे लिख सकते हो प्रत्येक संघ में संघ राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो 315 कहता है कि केंद्र में बनाओ केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य में बनाओ राज्य लोक सेवा आयोग। वहां पे एग्जामिनर अपने आप लिखेगा संघ। ठीक है, फॉर्म की फीस दी है हमने। अगला, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जो पोस्ट सरकार के लिए इंपॉर्टेंट होगी हमेशा उसके लिए कौन सी कमेटी बनेगी? मंत्रिमंडल कमेटी बनेगी। इसी को देखते हुए आप अपना क्या चुने? उत्तर चुने जो कि क्या हो? सही। तो बताऊं इसका सही आंसर क्या होगा 43 का? तो देखो 43 का सही आंसर है रिजर्व बैंक का गवर्नर के लिए भी बैठती है, डिप्टी गवर्नर के लिए भी बैठती है, रेल बोर्ड के अध्यक्ष के लिए भी बैठती है। तो सही होगा 1 सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलो अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये भी क्वेश्चन टफ श्रेणी में। अब देखो पेपर का हिस्सा क्या हो गया? टफ। फंसा लिया ना आपको, एकदम चक्रव्यूह बना के पहले आपको खुश करा, फिर आपको थोड़ा खुश थोड़ा परेशान करा, अब आपको कंप्लीट क्या कर रहे हैं? परेशान करें, ताकि इरिटेट होकर आप गलती करें और वो जादुई आंकड़ा आप ना छू पाए। ठीक है, अब तो ये सबसे बड़ा बैरियर है कि 40% लाने जरूरी है और ये इतना मुश्किल है क्योंकि नेगेटिव वाला खेल है। तो अब देखो मैच करो, जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, उल्रिक बैक और मिल्टन फ्रीडमैन, इन चारों की बुक्स को आपको पता करना है। तो मैं आपको आंसर बताऊं, देखो बहुत आसान है। भगवती क्या करती है? रक्षा, और रक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफेंस। तो मतलब जो भी जगदीश भगवती ने बुक लिखी है उसमें डिफेंस शब्द होना चाहिए। तो देखो ये रहा। आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि मैं ये सारा रटूंगा तो ये गलत अप्रोच है। आप अपने दिमाग को अप्लाई करो। 1000 किताबें आप कितनी याद करोगे? दिमाग अप्लाई करो। राइटर का नाम क्या है? जगदीश भगवती। अब अपने जीवन में उतारो। भगवती क्या करती है सबकी? रक्षा, और रक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफेंस। आ जाओ, डिफेंस। तो ए में क्या होगा आपका? सेकंड। अब देखो जहां पर भी ए में सेकंड है, ये रहा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी। अब पकड़ लेते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ को। अब जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ पता है क्या कहते हैं? जोसेफ कहता है कि काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो देखो वर्क कौन सा करना पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन के लिए। किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो जहां पर भी वर्क शब्द है उसको याद रख के किससे कर लेना? जोसेफ से, कि जोसेफ काम करता है, किसके लिए काम करता है? ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब देखो उल्रिन बेक, कुछ बेक माने कुछ पका रहा है। क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ पका रहा है। तो क्या पका रहा है? वॉट। तो वॉट इज ग्लोबलाइजेशन? तो उल्रिक बेक की किताब में क्या नाम आएगा? वॉट। अब आता बच गया आपका मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन के पास एक ही है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो तरीका याद रखना कि भगवती रक्षा करती है और उसका इंग्लिश शब्द डिफेंस। तो जगदीश भगवती की बुक में डिफेंस होगा। जोसेफ को क्या कराओगे आप? वर्क कराओगे। तो मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उल्रिक बेक, वो कुछ बेक कर रहा है, पका रहा है। क्या पका रहा है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ये देखो फ्रीड, ये देखो फ्रीड। जब आप पढ़ाई से प्यार करते हो ना तो वो खुद आ जाती है आपके दिमाग में घुसने के लिए और निकलती और नहीं है। देखो नहीं निकली, फ्रीडमैन, और ये देखो फ्रीडम, कैपिटलिज्म। तो अब इस क्वेश्चन को याद रखना। क्या रखना? याद रखना। ठीक है, चले। निम्नांकित में से भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध, जो सबकी पसंद है, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा, बोले बना दो राष्ट्रपति, ऐसे वो कौन से हुए हैं?
तो आपको आंसर बताना है कि ऐसे वो कौन कौन से हैं। तो देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर बताऊं तो ये है राधा कृष्णन और हिदायतुल्लाह। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सी। तो जिसका भी आंसर ये है उसका आंसर क्या है, सही है। तो देखो, एस राधा कृष्णन, हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, एक व्यक्ति और कौन है, शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों जो हैं निर्विरोध है। कैसे हैं, निर्विरोध। इंपॉर्टेंट, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जो आपसे ना हो रहा हो तो उसको छोड़कर आना, पर अभी समझ लो इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अभी भी लेफ्ट करें, मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। देखो 255 एक ग, क्या लिखा हुआ है, 255 एक ग, ये जो है ये सही बात है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी है। क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, तो इसको याद रखना। फिर देखो 18(3), ये भी सही है, राष्ट्रपति की सहमति। अब ये 18(3) है ना, इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कल बताया था ना एक 156 सबसेक्शन 2, वैसे ही 18(3) इंपॉर्टेंट है। देखो अभी बहुत सारे लोग है ना उपाधियां लेते हैं और टाइटल लेते हैं अलग देश से, है ना। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, किसका नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन कोई दूसरे देश के लोग उस व्यक्ति को कोई उपाधि दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान है और वो व्यक्ति वो उपाधि लेना चाह रहा है, तब भी उसको किसकी सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। भले ही वो भारत का नागरिक नहीं हो, लेकिन उसका जन्म तो कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है ना, तो ये भी सही है। 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश, बिल्कुल लगती है 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश। लेकिन ये देखो 304 ख, ये तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। तो इनको ध्यान से देखना और ध्यान से देखकर याद रखना। चले स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 304 ख सही सुमेलित नहीं है। अब देखो, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। तो वो ये कह रहा है कि अगर दो नदियों को लेकर दो स्टेट लड़ ले तो फिर विवाद का निपटारा कौन से करोगे, तो किससे करोगे, सही आंसर होगा 262। किससे करोगे आप, 262 आर्टिकल से करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किससे है, तो चारों ऑप्शन पढ़ो, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। देखो इससे है भूमंडलीयकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण, ओ बाप रे इतना भयंकर नाम है, ग्लोबल वार्मिंग से है। किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। अगर मैं हिंदी मीडियम से सारे पेपर दे दूँ ना, कुछ तो क्वेश्चन मैं इसलिए गलत कर दूँ, तो प्लीज़ आप इंग्लिश का भी क्या देखना, उसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेना। कई बार है ना इतनी क्लिष्ट हिंदी भी नहीं आती है कि भूमंडलीय उष्मीकरण, पर ग्लोबल वार्मिंग से पता चल जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल है। चले, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति हुई थी। तो बताओ आंसर, किस देश में रोज रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति हुई थी, जॉर्जिया में हुई थी। किस में हुई थी, जॉर्जिया में। 15 शांति के लिए एकता प्रस्ताव, मैंने कहा ना शांति, एकता, सुरक्षा ये सब एक साथ आती है पावर पैक की तरह। तो उस प्रस्ताव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उस प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है, एचेंसन प्लान। कौन से प्लान के तौर पर जाना जाता है, एचेंसन प्लान। चले, बीसलपुर बांध में, अब देखो सारे टफ क्वेश्चन हो गए बीच के, कुछ टफ कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन हो गए। अब फिर से वो आपको क्या कर रहा है, बूस्ट दे रहा है कि लो पकड़ो तुम। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो कौन सी परियोजना तैयार की गई है, देखो ब्राह्मणी बनास। कौन सी है, ब्राह्मणी बनास। चले, इजी क्वेश्चन है इसलिए रुकी नहीं मैं। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, भला बिना वाद्य यंत्रों के भी डांस होता है क्या। हाँ, तो ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है, इजी क्वेश्चन है, मेरी तो मजाक करने की आदत है, ठीक है। तो वो कौन सा डांस फॉर्म है आपके, वॉलर। वॉलर में जो है वो कोई नहीं होता वाद्य यंत्र, वो ऐसे ही डांस कर लेते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अब नहीं है, थे, अब कहाँ गए, असम भेज दिया हमने उसको। तुम असम में गुलाब खिल रहे हैं, तो गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया।
फिर देखो, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों से नहीं मिलता? तो फिर से नहीं को गौर करो, अब सारे स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताऊं आपको, देखो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच ये नहीं है जनधन खातों की स्कीम, तो सही आंसर क्या होगा 54 का बी। चलो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, देखो आज ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो जंबलिंग के होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ऑप्शन सही सेट नहीं है, पर प्रेशर की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पर निश्चित क्या लगती है, रिट पिटीशन लगती है और वो बाद में डिलीट भी होते हैं। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो देखें इसको। विली विली कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। तो ए के पास क्या आना चाहिए 2, तो देखो ए के पास 2 दो ऑप्शन में। फिर देखो हरिकेन, हरिकेन कहाँ है आपका? यूएस से, तो बी में क्या आएगा? फर्स्ट। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें होगी कि टाइफून है जापान, फिलीपींस और चीन। अब अगर टाइफून को आप चाहे चीन करो चाहे फिलीपींस करो, इन दोनों में से किसी एक को भी करो, लेकिन आरपीएससी किसके हिसाब से चलेगी? अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगी, ऐसे कह सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको ऐसी जब स्थिति आ जाए ना, क्वेश्चन को क्या करके आना, छोड़ कर आना। क्यों? क्योंकि फिर जब क्वेश्चन डिलीट होगा तो आपको क्या होगा? फायदा होगा। वैसे इसका आंसर जो आंसर की में दिया गया है वो है ये सी। मतलब इतना हिसाब किताब भी आपको तैयारी करते वक्त लेना है कि हमें क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसपे गंभीर रूप से आप श्योर हो के डाउट होगा ही होगा। ठीक है, चलो। मोह असंबद्धता पाई जाती है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की परतों के बीच में जो मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोह असंबद्धता, वो आपको किसके बीच मिलेगी? तो सही आंसर बताऊं, क्रस्ट और मेंटल के बीच। किसके बीच मिलेगी? क्रस्ट और मेंटल के बीच। ठीक, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब करें आप निम्नलिखित कथनों पर विचार और फिर मुझे बताया कि भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है। तो भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े और फिर मुझे बताया कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो बता दूं इसका आंसर कि दोनों कथनों में से कौन से सही है? तो दोनों ही गलत है कथन, दोनों ही क्या है? गलत है। राज्य सरकार वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार वसूलती है, इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। दोनों जो है वो क्या है? गलत है, रिवर्स कर रखे हैं। हाँ, अब इजी क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो अब आंसर दो कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो कब से लागू होता है आपका? 1 अप्रैल 2010 को। चलें आगे। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। उससे पहले एक ये चीज को दिन रात याद रखना, 164 सबसेक्शन ए, या हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसको याद रखना। 156(2) को भी याद रखना। और इस बार है ना 18 सबसेक्शन 3, ये आराम से आज देख लेना और कल मुझे क्लास में बता देना, लाइव कमेंट में लिख देना कि 18(3) क्या है। ठीक है, होमवर्क। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो सही आंसर होगा ये, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चले, हाँ, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो अब पढ़ो, निकालो असत्य कथन। बहुत इजी है, देखो इसमें भी है ना आपको उलझाया जाएगा, पर आपको उलझना नहीं है, आपके सामने आंसर है। तो बता दूं सही आंसर क्या होगा? तो देखो ये है 5 लाख या इससे अधिक नहीं है, ये 10 लाख होगी, है ना। तो डी जिसने आंसर किया है उसका आंसर क्या होगा? सही। चलो आगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है, पकड़ो, ये भी देखो पता है बहुत इजी खेला है उन्होंने। बृहत राजस्थान को देखो 30 मई 1948 लेकर रखा है, जबकि ये है कितना? 30 मार्च 1949 है। तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सी। सारे नहीं की प्रैक्टिस हम आपको करवा के भेजेंगे ताकि आप वहाँ पे नहीं को देख लो। ठीक है, इसको नज़र भर के देख लो ताकि वहाँ ये आपको उस जादुई आंकड़े से क्या नहीं रख पाए, दूर नहीं रख पाए। चलो
सतत विकास गोल 2030 में कितने लक्ष्यों का चयन किया गया जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो कितने हैं संख्या में? तो वो संख्या में बता दूं कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। अगला देखो, निम्न में से कौन सी योजना स्वास्थ्य संबंधी योजना नहीं है? आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कौन सी नहीं है? ये तो देखने पे भी पता चल रही है कि कौन सी नहीं है। तो बताऊं आंसर? ये है, ये भामाशाह। भामाशाह का नहीं है रिश्ता। हाँ, सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना किस योजना के अंतर्गत है? अब गौर से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो फंसना मत, आराम से पढ़ो। तो इसका आंसर होगा ये आयुष्मान भारत योजना। अगर वो राज्य में पूछता ना तो फिर क्या हो जाता, आंसर दूसरा हो जाता और ऑप्शन भी दूसरे होते। ठीक है, अगला, चयनित गांव में कृषि, देखो ये इंपॉर्टेंट है शब्द। जो भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट शब्द होगा उसको ब्लॉक में डालोगे पेपर सॉल्व करते वक्त, क्योंकि वहीं से आपको आंसर निकाल के लाना है। और फिर आप गौर करोगे कि जब आप ऐसा काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा और आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। तो चयनित गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब आपको चयनित गांव लेने और वो गांव आपके क्या होने चाहिए, आदर्श ग्राम पंचायत योजना के। पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। आगे बढ़ूं, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना है? बहुत बड़ा फंड जनरेट किया गया है, अब आपको आंसर बताना पड़ेगा मुझे। तो ये है IM महिला शक्ति फंड, इंदिरा गांधी महिला शक्ति, इंदिरा गांधी शक्ति फंड है ये, इंदिरा गांधी महिला शक्ति फंड है। चलो, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, देखो दो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक आपको यहाँ पे गोला मारना है और एक यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ पूरा करने वाली स्कीम आपसे पूछी जा रही है। ऐसा आपको पेपर में भी बनाना होगा। तो वो स्कीम कौन सी है जो दो उद्देश्य एक साथ लाती है? तो वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो जिसका आंसर बी है वो करेक्ट है। चले, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी निवारण के लिए कौन सी योजना है? तो अब वो पूछ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रामीण युवा है। कौन से है? ग्रामीण युवा। तो इसके अनुसार आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो देखो चार ऑप्शन को गौर से देखो, एग्जामिनर ने खुद आंसर बताया आपको, ये देखो। अब समझ में आया कि कॉमन सेंस का ऐसे पेपर सॉल्व करने से कितना फायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। बढ़े आगे, आप कहोगे मैम स्पीड तेज है, पर क्या करें, अब ये वो क्लास नहीं है जिसमें आपको पढ़ाया जाए, ये वो क्लास है जिसमें आपको सिखाया जाए लगातार ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस समय मेरा फोकस बजाय इस पर नहीं रहेगा कि मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दूं, हाँ कुछ की दूंगी, लेकिन ये सिखाने पर ज़्यादा रहेगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है। क्योंकि देखो अभिमन्यु को भी बहुत सिखाया, गर्भ में रहकर क्या चीज़ उसको नहीं पढ़ाई, लेकिन असलियत में उसको चक्रव्यूह को भेदना सिखाना भूल गए थे, इसलिए घुसते वक्त तो वो चला गया लेकिन निकलते वक्त वो फंस गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु। मैं नहीं चाहती कि आपकी उस कंपटीशन के युद्ध में क्या हो, पराजय हो और भी बुरा हो, इसलिए ये सीखो। अब तक बहुत पढ़ा है हमने, 28 तक टॉपिक वाइज खूब पढ़ा है, अब हम सीखेंगे कि हमें वो सारे पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखो, पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है, ये दिल्ली से शुरू होकर किन राज्यों में जाती है? तो राजस्थान, यूपी, MP, ऑल। तो सही आंसर पता है क्या होगा पैलेस ऑन व्हील्स का? ऑल, सभी में जाती है ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला, फिर से आपको क्या पकड़ना है, असत्य कथन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? असत्य कथन को। तो देखो, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा गया। पर्यटन सेवा उद्योग है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजनाएं संचालित है। और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो 70 को, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो ऑल आर करेक्ट, सारे क्या हैं, सही हैं। चले, हाँ, राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्योरली याद होनी चाहिए, कब हुई थी? आंसर बताऊं, 2019, 2019 में। ठीक है, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। चले,
हाँ, लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बस यही गोला मारो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। अब दो चीजें एक साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य आपको क्या करना है, एक साथ लाना है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आपको क्या लाना है, एक साथ लाना है, तो आपको कौन सी योजना लानी होगी, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि आपको कौन सी योजना लानी है। तो इसका सही आंसर होगा राजश्री योजना। एक मिनट रुको, मुझसे एक गलती हुई है, वो उसका आंसर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये जल्दीबाजी में होने वाली गलतियां हैं। हाँ, ये 67 है ना, इस 67 को करेक्ट कर लेना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। चले आगे, देखो मैम से भी होती है, इसलिए कहती हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता, सबको परफेक्ट के पास पहुंचना होता है। चलो आगे, तो ये कौन सी है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मतलब मैं तो कहूँ कि वो जो लाइन है ना कि अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो इतनी सही है, संविधान के लिए, सरकार के लिए, घर के लिए लड़कियां इतनी वैल्यूएबल है कि देखो संविधान में भी आर्टिकल 15 में कह रखा है कि महिलाएं और बच्चे प्रायोरिटी बेसिस पर है, सरकार भी प्रायोरिटी बेसिस पे रखती है और घर में भी प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है। तो वो डायलॉग बिल्कुल सही है कि अगले जन्म मोहे बिटिया कीजिए, ठीक है। तो 74 देखो, निम्न में से कौन सी योजना आर्थिक क्षेत्र की नहीं है, तो कौन सी योजना निम्न में से आर्थिक क्षेत्र की नहीं है, तो ये देखो किसान कलेवा नहीं है। किसान कलेवा योजना तो आपको पता ही होगी, 2014 में आई थी, शायद तक जनवरी 2014 में आई थी, और ये मंडियों में ना, मंडियों में किसानों को जब वो अपनी फसल बेचने आते हैं तो उनको नाश्ता देने के लिए है, ब्रेकफास्ट देने के लिए है, ठीक है। अगर मान लो किसी किसान की बीवी ने कह दिया कि मैं तो नहीं उठूंगी सुबह सुबह आपके लिए टिफिन बनाने के लिए, जाओ रास्ते में कुछ खा लेना, तो वो मंडी में सरकार ने ध्यान रखा है किसान का, और कौन सी योजना लाए, किसान कलेवा योजना। चले, हाँ, जड़ाऊ गहनों के लिए विख्यात है, तो आपको जड़ाऊ गहनों के लिए कौन सी जगह विख्यात है उसका आंसर दीजिए 75 में। और दिक्कत ये है कि जितनी भी जड़ाऊ गहनों की जगह है वो सारी डाल दी है, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब जहां मर्जी आए वहां से बनवा लेना। हाँ, अब देखो आपका कौन सा सेक्शन शुरू हुआ है, साइको का। और मैं साइको में तो एकदम वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, हाथ बंधे हुए हैं मेरे साइको में। तो मैं, आप आराम से क्वेश्चन पढ़े अपना, निम्नलिखित कथनों से ग्रोथ दर्शाने वाले कथनों का चयन कीजिए। मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से ग्रोथ किस में बताई जा रही है, आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको कुछ मदद नहीं कर सकती, ना कुछ समझा सकती हूँ, क्योंकि साइको मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो देखो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना ग्रोथ है, और एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगाना ग्रोथ है। मतलब ये साइंस के हिसाब से पूछिए इन्होंने, तो सही आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ। ये पेट के बल लेटना, आंखें केंद्रित करना, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, और फिर लिखा हुआ है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, और लास्ट ऑप्शन है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो इन चारों के अनुसार आपका सही आंसर जो कि कथन सही नहीं है वो कौन सा है, कि वृद्धि, और ये कह रहे हैं कि ये वृद्धि और विकास जो है वो पर्यायवाची नहीं है, दोनों कह रहे हैं कि अलग अलग चीज है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़, चाइल्ड एंड एडल्ट, बहुत थैंक यू टाइपिस्ट को कि उसने मेरे लिए प्रौढ़ शब्द का क्या लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया, वरना मैं सोचती रहती प्रौढ़। ये संवेगो, इमोशन, और भी थैंक यू कि संवेग को लिख दिया इमोशन, पता नहीं मैं फिजिक्स में पहुंच जाती फिर। ये संवेगो इमोशंस के बारे में सही नहीं है। तो अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे कि कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन सही नहीं है। जो नहीं है वो आपका आंसर होगा, तो मैं तो सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका सही आंसर है ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है वो सही है। बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों का प्रदर्शन करता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस बता देते हैं, और जो एडल्ट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये जो है वो आंसर है। चले अगला, एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंता, अच्छा एंजाइटी या सामाजिकता, सोशलाइजेशन में उच्च और निम्न है,
बाद के वर्षों में इसी तरह का रहता है। यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। तो इसके अनुसार आपको आंसर मुझे बताना होगा। तो ये किसके महत्व को बताता है? तो इसका सही आंसर बताना है, आंसर की में है आनुवंशिकी है। अब आपको अगर डाउट हो इन साइको के क्वेश्चन में जो मैं आंसर बता रही हूँ, तो आप किससे पूछेंगे वो डाउट? सर से पूछेंगे, क्योंकि साइको इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा कप ऑफ टी नहीं है साइको में मेरे को नहीं आता ज़्यादा। वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझाना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो 80 नंबर क्वेश्चन है साइको का। अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा 80 का, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। तो बता दूं इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है सी, कॉन्क्रीट मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चले। बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, स्यूडो मैच्योरिटी एज कहा जाता है। ये किसने कहा था उसको? बाल्य अवस्था को सूडो मैच्योरिटी एज, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? तो 81 का मुझे आंसर बताए ये कौन था? मैं आपको सही आंसर बताती हूँ, ये थे रॉस। कौन थे? रॉस को रास नहीं आई बाल्यावस्था। हाँ, वाइगोस्की ने बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है? तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि वो जो वाइगोस्की महाशय है उनका स्टेटमेंट क्या है। तो एक बार मैं बोर्ड से साइड हो रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट दिखे। तो 82 का आंसर टाइप करें आप। तो क्या कहा था उन्होंने ये कहा था, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का क्या होता है? उत्पाद होता है। तो बी कहा था उन्होंने, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, चले। हाँ, नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब 83 में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई उसको क्या बोलते हैं? नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुंह खोलना। अब मैं भी गौर रखूंगी अब से कि क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है रूटिंग। उसको क्या बोलते हैं? रूटिंग। बड़ी अच्छी चीज पता चली आज। अब से कोई छोटा बच्चा दिखेगा तो मैं याद रखूंगी। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, ऐसे तो बहुत है, यहाँ पे भी मिलेंगे, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि समायोजन का ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? तो अब 84 का आंसर बताएं। तो इसको कौन सा मेथड है? ये प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है। अब नहीं पता, बस ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग को हो कि ये जिसने आंसर दिया उसका क्या है? सही है। फिर देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना काम करेगी? तो कौन सी काम करेगी? मानसिक रूप से पिछड़ों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। अब जिसको ना समझ में आए फिर उसको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे जिसको नहीं, जो वो होता है ना, विवेकानंद बार बार पूछते थे अपनी माँ से कि भगवान है या नहीं है, तो रामकृष्ण मिशन के पास छोड़ा है। रामकृष्ण परमहंस ने से पूछा भगवान है या नहीं, तो एक दिन उन्होंने अंदर ले गए और दिखा दिया कि देख है। अब उन्होंने देख लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसी हिसाब से याद कर लेना कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? कि अगर क्रिएटिविटी डालनी है दिमाग में तो एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी विधि का सहायता लेना चाहिए? तो 86 का आंसर बताऊं? ये तो मुझे भी पता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। जो मैं आपसे पहले दिन से लेके आज हम 30 नंबर क्लास पर है, मैं क्या कर रही हूँ आपके दिमागों में? स्ट्रॉम, तूफान पैदा कर रही हूँ। तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाई होता है। ठीक है, अगला, प्रतिभाशाली छात्र, गिफ्टेड चाइल्ड, अपराधी कब बन जाता है? अथवा किशोरों में द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चारों ऑप्शनों के अनुसार क्या सही आंसर होगा? तो जिसका आंसर ये है ना, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। किसकी प्रतिकूलता होने पर? अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। हाँ भाई, जिसको जो मौका चाहिए था उसको नहीं मिला तो वो या तो अपराधी बनेगा या फिर उसमें क्या आ जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे कि मैं ये करूं या ना करूं। ये तो समझ में आया। अगला, श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को
चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक, नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति है, ये एटीट्यूड क्या कहलाता है? तो 88 का आंसर दे। ये तो कल भी आया था शब्द, है ना, कल के पेपर में भी ये रिपीट हुआ था या ऐसा ही कुछ, ऐसा मैंने पढ़ा था कल। सी आंसर है इसका, तर्क संगतिकरण, रैशनलाइजेशन। क्या कहलाता है ये? रैशनलाइजेशन। तो जिसका आंसर सही है उसका यही आंसर होगा। जब दो वर्ष के बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता का पूर्ण प्रेम मिलना कम हो जाता है, तो वो छोटे बच्चे के समान घुटनों के बल चलने लगता है और केवल माँ द्वारा भोजन खिलाया जाने का हट करता है। यह युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर बताओ मुझे आप। उल्टा चल रहा है ना, वो जिस ग्रोथ ईयर में वो है उससे उल्टा चल रहा है, तो इसके अनुसार इसका आंसर होगा प्रत्यागमन, रिग्रेशन। तो जिसने ये आंसर दिया उसका क्या होगा? सही होगा। चले अगला, एक निसंतान दंपत्ति जिसे बालकों के प्रति स्नेह या प्रेम प्रदर्शित करने की भूख है, वह कुत्ते बिल्ली पालकर इस इच्छा की पूर्ति करता है, यह समायोजन है। तो एक निसंतान दंपत्ति जिसे बालकों के प्रति स्नेह या प्रेम प्रदर्शित करने की भूख है, वह कुत्ते बिल्ली पालकर इस इच्छा की पूर्ति करता है। तो ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं? इस समायोजन को बोलते हैं, देखो खुद के नहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं? दूसरे जानवरों के बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चलूं तो जिसका आंसर डिस्प्लेसमेंट है वो सही है। फिर देखो अगला, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो 91 का सही आंसर बताओ मुझे, हर्बर्ट या फिर मॉरिसन या हंट या स्मिथ। तो कौन है ये? हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कि भाई आपका जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है 2005 का, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये है आपको बताना। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर 92 का। फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ 92 का। तो 92 का सही आंसर होगा, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। देखो रटना कभी नहीं चाहिए। लर्निंग अगर आप रट कर रहे हो ना तो वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब तात्कालिक है, 2-3 दिन तक याद रहेगी, फिर याद नहीं रहेगी। और कंपटीशन में उल्टा होता है, सब लोग रटवाते हैं, कुछ लोग ट्रिक से रटवाते हैं, कुछ लोग दूसरे तिकड़म से रटवाते हैं। लेकिन कंपटीशन में आपको ज़्यादा सिलेबस लंबे समय तक याद रखना है, रटने वाली विधि फेल है। समझना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा? समझना। इसलिए उसके पाठ्यक्रम में ये क्या नहीं है, सिद्धांत में शामिल नहीं है। चलो, एक व्यक्ति RAS की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था। अब वह अपनी क्षमताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या स्कूल प्राध्यापक की बात सोचता है, तो वो युक्ति कैसी है? तो बताओ 93 का आंसर क्या होगा? तो ये क्या है? डिस्प्ले। ये भी आप एक से दूसरी जगह जा रहे हो तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। तो जिसने ये आंसर दिया है ना उसका सही है। हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। तो बताओ इसका 94 का आपका साइको का क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो ये वाला जो समायोजन युक्ति है इसका सही आंसर होगा प्रक्षेपण। कौन सा होगा? प्रक्षेपण। ठीक। चले, एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या बुरे अनुभव अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। यह समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है। तो इसको क्या कहते हैं? इस समायोजन की रक्षात्मक युक्ति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दमन। तो जिसका आंसर दमन है उसका आंसर क्या है? सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 96, किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? तो वो कौन सी अवस्था है 96 जिसमें वो चाहता है कि अब मेरे भी अपने दोस्त हो? तो वो किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलेगा और निकलकर वो क्या होना शुरू करेगा? थोड़ा तो ये एल्डोसेंस, किशोरा अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरा अवस्था। अगर आपको फिर से बोल रही हूँ कि साइको के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर उसका समाधान करेंगे, मैं नहीं। उनका अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। जब उनका
दर्द ठीक हो जाएगा, वो बीमार हैं वो, तब वो आपके क्या दे देंगे, सही से आंसर दे देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगला देखो, बाल मनोविज्ञान का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 97 में वो पूछ रहे हैं कि ये गर्भकाल से लेके किशोरावस्था तक वाली परिभाषा किसने दी, तो आंसर दो। और जिसने भी आंसर ये क्रो एंड क्रो दिया है वो क्या है, सही है। ठीक है, चलो, जिनकी बुद्धि 25 से 50 तक होती है उन्हें किस श्रेणी के बालकों में रखा जाता है? तो 98 क्वेश्चन है। देखो 25 से 50 बहुत कम है आईक्यू, तो ये तो बहुत इजी है। इसका आंसर होगा मूड, इम्बेसाइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इम्बेसाइल। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक बताओ, आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा स्टीफन एम कोरे। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम परिस्थितियों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि रॉबर्ट गेने ने कितने भागों में विभक्त किया है, तो आंसर क्या होगा इसका सही? 8। तो आज का भी मेजर टेस्ट जो है उसका क्या हो गया है, आपका सॉल्यूशन हो गया है। पर इससे पहले ये ऐप में अपलोड हो गया था 3-4 घंटे पहले, जब क्लास ऑन हो रही है उससे पहले। तो फिर से एक बात बता देती हूँ, अब टेस्ट चलेंगे तो आपको पहले से तैयार रहना होगा, और मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी और सिखाऊंगी कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, ताकि हमारा वो 40% वाला मैजिक नंबर हमें मिल जाए, ताकि हमारी सब्जेक्ट की मेहनत बेकार ना हो। तो समझ आया? ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी आपके लाइक्स बहुत बढ़े हैं, और बढ़े तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, और हो सकता है मैं आपके डिमांड पर, बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं वापस आऊँ अगस्त में। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्टिव एक अलग एक्सपीरियंस के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।